नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। सबसे पहले हम अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहला ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, यानी किस आधार पर संविधान सभा बनी, यानी किसकी सिफारिश पर बनी? तो ये बनी है कैबिनेट मिशन पर। संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 1946 में बना था। इस कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था पैथिक लॉरेंस, ये इस कमीशन का अध्यक्ष था। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों का एक आयोग था कैबिनेट मिशन, और इसी के सुझावों पर, इसी के आधार पर भारत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको अगर कोई भी लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है तो आप दूसरी लैंग्वेज के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सीधा सवाल आता है, आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बाद हमारी संविधान सभा बनी, उसकी सिफारिशों पे बनी। इसमें कितने सदस्य थे और कहां कहां से उनको चुना गया वो पूछा जाता है। जैसे कुल सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे। कितने थे? 389। इन 389 में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत जहां पर डायरेक्टली जो ब्रिटिश हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, उनका शासन था। तो ऐसे प्रांतों से टोटल 292 लोगों का चुनाव होना था। टोटल सदस्य 389 हैं, इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए। 4 सदस्य कमिश्नर क्षेत्र से आए, जो डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अधिकार में होते थे। यानी आज जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्य भी नहीं हैं लेकिन क्या हैं, राज्यों की तरह चलते हैं, लेकिन शासन किसके हाथ में होता है? केंद्र के हाथ में। उसी प्रकार उस समय 4 क्षेत्र थे, यहां से 4 सदस्य चुने गए और बाकी के 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए। तो संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे। प्रांतों से चुने गए 292, कमिश्नर क्षेत्रों से चुने गए 4 और देसी रियासतों से चुने गए 93। ठीक है, ये जो सदस्य निर्धारित करे गए थे कि इतने सदस्य होंगे, किस आधार पर किया गया? सीटों का विभाजन। सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया। हर 10 लाख पर लगभग 1 सीट निर्धारित करी गई। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, हर 10 लाख पर 1 सीट डिसाइड करी गई। उसी के आधार पर 389 सीटों को निर्धारित किया गया। ठीक है, अब सीटें आ गई हैं, कितनी सीटें होंगी वो पता चल गया। चुनाव हुए, चुनाव में कौन कितनी सीटें जीता वो भी पूछा जाता है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? विकल्प दिए जाते हैं, जनता ने चुना था या जो ब्रिटिश उस समय गवर्नर जनरल था उसने चुना था। दोनों गलत होंगे। उस समय प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें विधानसभाएं होती थी, तो उन विधानसभाओं ने अपने अपने राज्यों के प्रतिनिधियों को चुना और फिर वो जाकर कहां गए? संविधान सभा में। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको राजा ने ही मनोनीत करना होता था। ठीक है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो जुलाई 1946 में हुए। ठीक है, 1946 में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 208 सीटें यहां पर जीती। टोटल जो चुनाव होने थे वो 296 सीटों पर होने थे। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की और 4 सीटें कमिश्नर क्षेत्रों की। जो बाकी की 93 थी वो देसी रियासतों की थी, वहां पर चुनाव नहीं होने थे, राजा चुनना था। ठीक है, राजा खुद चुनेगा कि उसकी रियासत से कौन जाएगा। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 में से 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और अन्य सीटें जो अन्यों के खाते में गई वो 15 सीटें गई। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 296। अब चुनाव भी हो गए हैं तो संविधान सभा काम करना शुरू करेगी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसे थी देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक या इसका जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक
ठीक है। इस बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? तो केवल 211 ही सदस्य इसमें शामिल हुए, ठीक है। जबकि टोटल कितना था? 389। चुनकर कितने आए थे? 296। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, वो इसमें शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, पाकिस्तान की मांग पर उन्होंने बल दिया, ज्यादा जोर दिया, ठीक है। तो पहली बैठक कब हुई इसकी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सवाल आएगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसी में ये अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर को हुई, 2 दिन के बाद, और इसी बैठक में परमानेंट अध्यक्ष को चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन बने संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वो टेम्पररी थे, अस्थायी थे। पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को बने, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ठीक है। इनका नाम बहुत बार पेपर में आया है। इसके बाद कुछ सवाल, जैसे हमने कहा कि सवालों को भी कवर करते हुए चलेंगे, जो आपसे पूछे जाते हैं सवाल के फॉर्मेट में भी देखेंगे। सवाल पूछा जाता है संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? तो आप कहते हैं 389। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप डेट बताएंगे पहली बैठक की 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो यह भी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और क्या क्या सवाल आते हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का सलाहकार BN राव थे, ठीक है। प्रारूप समिति के कुल सदस्य। अब संविधान सभा बन गई है। संविधान सभा का जो मेन काम है, संविधान का निर्माण करना है। जो नियम कानून होंगे, संविधान में क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, उसका निर्धारण करना है। उसके लिए एक संविधान तो होना चाहिए जिसके ऊपर संविधान सभा बहस कर सके कि यह प्रावधान सही है या यह बात यहां पर गलत है। तो उस प्रारूप को बनाने के लिए, उस संविधान को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको कहा गया प्रारूप समिति। इसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है, ठीक है, या मसौदा समिति। इसने बेसिकली संविधान को तैयार करना था और फिर उस संविधान पर संविधान सभा में बहस होती, ठीक है। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसमें शामिल थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इन 7 सदस्यों में एक सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, और इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। सवाल आएगा संविधान का प्रारूप पर प्रस्ताव किसने पेश किया या प्रारूप किस समिति ने बनाया? वो थी प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित कर लिया गया था, ठीक है। कब पारित हुआ? 49 में हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी को, ठीक है, 1950 में। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में, जब हमने हमारा मूल संविधान अपनाया, कब अपनाया था? अपनाने की तिथि है 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो उस समय हमारे संविधान में क्या क्या था, क्योंकि कई सारी चीजें अब बदल चुकी हैं। उस समय मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में प्रस्तावना थी। क्वेश्चन आता है क्या संविधान में प्रस्तावना थी? आप कहेंगे यस, ठीक है। 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी, हमारे मूल संविधान में थी। आज की डेट में भाग 22 ही हैं, आर्टिकल 395 ही हैं, लेकिन सब आर्टिकल्स यानी 395(1), 395(2), आर्टिकल 21, 21(1), 21(2), इस तरह करके 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन मेन आर्टिकल्स 395 हैं। अनुसूची की बात करें, आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अनुसूचियों के बारे में, भाग के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश था वो गणराज्य बना।
गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च नेता होगा उसे चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे हमारे जो सर्वोच्च होते हैं, सर्वोच्च पद है देश का, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है, ठीक है, नियुक्त नहीं किया जाता है या मनोनीत नहीं किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है वो वहां का राजा है। राजा के बाद कौन होगा वो सबको पता है, उसी का बेटा होगा। तो ब्रिटेन लोकतंत्र जरूर है, वहां पर जनता सरकार बनाती है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि जो सर्वोच्च पद है वो चुना नहीं जाता, ठीक है। भारत गणतंत्र है और कब बना? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इन दो तारीख में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उनको क्लियर करना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, और संविधान लागू ये किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो संविधान सभा ने हमारा ये संविधान बनाया था, जिसे अपनाया गया 49 में और लागू किया गया 50 में। इसके अलावा संविधान सभा ने और क्या क्या काम किए उनको देख लेते हैं। संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्य देखिए, सबसे पहले इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जो हमारा तिरंगा है, इसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा। कब? 22 जुलाई 1947। तिरंगा सबसे पहले 1947 में फहराया गया था इंडिया गेट पर। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत के झंडे को लाल किले में फहराया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। इन दोनों को उन्होंने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने भारत के, इनको भी किसने चुना? संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्वेश्चन आता है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? तो भी आप कहेंगे 24 जनवरी 1950। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया? तो भी 24 जनवरी 1950, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जैसे हमने ऊपर देखा, प्रारूप समिति। भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। यह भी पेपर में पूछा गया है। भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, क्योंकि संविधान जिस समिति ने बनाया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, ठीक है। ये हमारा पूरा संविधान था। लागू कैसे हुआ, कब हुआ, किसका इंपॉर्टेंट योगदान था, कौन सी समिति थी, वो सब हमने देखा। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं? वहां से सवाल बनता है। संविधान की विशेषताएं, हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान किसी का नहीं है जितना हमारा है, ठीक है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार शामिल हैं। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी शामिल हैं। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। देखिए, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट यानी कि जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका भी क्या है? अलग अलग राज्यों का एक समूह है। भारत में भी क्या है? अलग अलग राज्यों का समूह है। लेकिन अमेरिका में द्विनागरिकता चलती है, डबल सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है, एक उस राज्य की और दूसरी अमेरिका की। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है अमेरिका का, वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसे न्यूयॉर्क की भी नागरिकता चाहिए और उसे अमेरिका की भी नागरिकता चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आपको यूपी की अलग नागरिकता लेनी होगी, मध्य प्रदेश की अलग लेनी होगी। केवल एक नागरिकता है जो पूरे देश की नागरिकता है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी हमारे देश में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई बाधा नहीं है कि ये लोग ही वोट करेंगे। हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी कि 18 वर्ष के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वोट करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो या पुरुष हो। 18 वर्ष के ऊपर अगर आप हैं तो वोट डाल सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली है हमारे देश में। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है संविधान में, और एकल नागरिकता जिसकी हमने बात करी, ये हमारे संविधान की विशेषता है, ठीक है।
सवाल बन जाते हैं कुछ विशेषताएं। उन्हीं विशेषताओं को जैसे आप देखें कि पेपर में पूछा गया था। भारत के संविधान की विशेषताएं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पेपर में पूछा गया था। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। हमारे संविधान में एकल नागरिकता है कि भारत के हर नागरिक को एकल नागरिकता ही मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी कि आपको मध्य प्रदेश की अलग लेनी है, यूपी की अलग लेनी है, सबके लिए एक नागरिकता। और नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, भाग 2 में है। ठीक है, सबसे पहले संविधान के स्रोतों की बात करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के जो कुछ स्रोत हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पहले अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजों को लिया है? तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। आपके पास सवाल आता है, बताइए मौलिक अधिकारों का जो पूरा सिस्टम है वो हमने किस देश से लिया है या किस देश के संविधान से लिया है? तो आप अमेरिका को कहेंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। इसके अलावा हमने अमेरिका से क्या लिया है? इसके अलावा हमने अमेरिका से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखना चाहें तो महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगता है, ये जो महाभियोग है आपका, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट देश है इसमें ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता को लिया है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपको देश की और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी होगी। भारत में क्या चलती है? केवल एक नागरिकता। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है कि हमारा यहां एक संसद होगा, उसमें 2 सदन होंगे जिसमें लोगों के निर्वाचित सदस्य होंगे, तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया है। जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में जिनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। इनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट देश है आपका रूस। रूस से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ली है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान जब बना उसमें ही शामिल थे, यानी 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसी के साथ मौलिक अधिकार भी लागू हुए। लेकिन मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, तब जोड़ा गया। ठीक है, इनकी संख्या 11 है। इसके बाद अगला जो हमारा देश है इंपॉर्टेंट, वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। संविधान में संशोधन कैसे होगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, ये सब हमने किससे लिया है? हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची को लिया है। देखिए, हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट सरकारें होती हैं हमारे देश में। सबसे ऊपर है हमारी केंद्र सरकार और फिर राज्यों में होती है राज्य सरकार। तो किस विषय पर या कौन से टॉपिक पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, इसके लिए क्या किया गया? 3 सूचियां बनाई गई। एक बनाई गई संघ सूची, एक को कहा गया राज्य सूची और एक को कहा गया संवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों को, उन टॉपिक्स को रखा गया जिनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केंद्र बनाएगा। सवाल आता है संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को है। जो राज्य सूची है, इस पे जो सब्जेक्ट है उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसके अलावा एक सूची और है संवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। हालांकि अगर दोनों कानून बना लेते हैं तो केंद्र का कानून ज्यादा माना जाएगा। ठीक है,
तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें शामिल विषयों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो ऊपर की दो सूचियां हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची, वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त बैठकों की प्रक्रिया ये भी हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों जो हमारे सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जब किसी बिल को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर या विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में विरोध हो जाता है तो संसद का एक संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, यानी सभी सदस्यों को साथ में बैठाया जाता है और फिर वहां पर चर्चा होती है। ये जो ज्वाइंट सेशन है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो किस देश से क्या लिया है? आपके पास सवाल आते हैं। कहेगा संसदीय प्रणाली कहां से ली है? आप कहेंगे ब्रिटेन। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? रशिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? साउथ अफ्रीका। उपराष्ट्रपति का पद कहां से है? अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये थे संविधान के स्रोत। इसके बाद संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में यहां पर जान लेते हैं। यहां से भी सवाल बन जाता है। हम भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां, देखिए मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। आज यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो कब कब जोड़ी गई उसको भी देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना, शुरुआत में 8 थी और आज 12 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जिन्हें समय समय पर यहां पर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया अभी देखेंगे। अब एक किस अनुसूची में क्या बात कही गई है वो पूछा जाता है। सबसे पहले आती है हमारी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं, उनसे जुड़ी जानकारियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं किस अनुसूची में है? तो आप कहेंगे पहली अनुसूची। ठीक है, दूसरा है दूसरी अनुसूची। जो हमारे संविधान पदाधिकारी होते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, जो मंत्री हो गए, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं, संसदीय जो पूरे अधिकारी हैं, इन सबके वेतन, भत्ते, पेंशन किसमें वर्णित किए गए हैं, किसमें बताए गए हैं? तो हमारी दूसरी अनुसूची में बताया गया है। यानी पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं हैं, यानी पहली सूची नाम से यहां पर जुड़ी है। दूसरी सूची में इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के वेतन का उल्लेख है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की शपथ और प्रतिज्ञा है। जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर नियुक्त होते हैं वे शपथ लेते हैं। शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपके तीसरी अनुसूची में है। तो पहली अनुसूची नाम से, दूसरी अनुसूची वेतन से और तीसरी शपथ से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की जानकारी से जुड़ा है। यानी राज्यसभा जो होगी उसमें किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, यह बात किसमें बताई गई है? चौथी अनुसूची। यानी सिंपल भाषा में अगर इसको समझें, राज्यसभा का जो सीटों का बंटवारा है वो किस अनुसूची के आधार पर है? चौथी। ठीक है, फिर आती है पांचवी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। जो कुछ ऐसे इलाके जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं या जहां पर जनजातियां ज्यादा निवास करती हैं, उन क्षेत्रों के, क्योंकि जनजातियों के अपने कुछ कानून होते हैं, अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, आप एक दिन अचानक से अगर वहां पर संविधान लागू कर देंगे तो वे लोग भी उसका काफी विरोध करेंगे। तो जो जनजातीय वाले क्षेत्र हैं उनका शासन कैसे चलेगा, उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, वो किसमें बताए गए हैं? पांचवी अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद आती है छठी अनुसूची। पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान। देखिए, पांचवी और छठी दोनों में जो जनजातीय इलाके हैं वहां के क्षेत्रों के प्रावधान बताए गए हैं। पांचवी में पूरे देश के हैं लगभग, उनके बारे में बताया है, और जो छठवीं है इसमें पूर्वोत्तर के और खासकर 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके शासन के बारे में बताया है। इन 4 राज्यों में असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। तो इन 4 को छोड़कर पूरे देश के जनजातीय क्षेत्र के प्रावधान पांचवी में है और इन 4 के छठी में है। ठीक है, फिर आती है 7वीं अनुसूची। इसमें
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी समझाया कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि केंद्र सूची, ठीक है। तो ये जो सारी सूचियां हैं ये किसमें है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। फिर आती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है और ऐसे ही अनुसूचियां पूछ लेता। आपको बोलेगा दूसरी अनुसूची में क्या था, तो अब आपने पढ़ा है वेतन था। तीसरी में क्या है? शपथ है। चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ऐसे ही पूछेगा 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे संविधान में जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो किस में लिखी गई है? वो आपकी 8वीं अनुसूची में लिखी गई है, ठीक है। हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में है? तो 8वीं, ठीक है। 9वीं अनुसूची, इसे 1951 में जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची है, पहला संवैधानिक संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया। यह भूमि सुधार कानून से संबंधित है। बेसिकली 9वीं अनुसूची जो है आपकी, वो भूमि सुधारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है जब इस अनुसूची को जोड़ा गया, इसके तहत यह किया गया कि जो जो विषय या जो जो नियम 9वीं अनुसूची में शामिल होंगे, उन नियमों को आप किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। और ये सारे नियम किससे संबंधित हैं? ज्यादातर भूमि सुधारों से संबंधित हैं। किसमें है? 9वीं अनुसूची। ये बाद में जोड़ी गई थी 1951 में। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां संवैधानिक संशोधन इसके लिए किया गया था। यह अनुसूची आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। जो दल बदल होता है राजनीति के अंदर, उससे जुड़ा हुआ एक अनुसूची है जिसे 1985 में 52वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची, ठीक है। फिर आती है 11वीं अनुसूची। इसे 1992 में जोड़ा गया था। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज से संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची। सवाल आता है पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं। इसे जोड़ा गया 1992-93 के दौरान। 92 में जुड़ा, 93 से ये कानून लागू हुआ था। किस संशोधन के तहत? 73वां संशोधन। और इसी के बाद हुआ 74वां संशोधन। उसी वर्ष में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ये आपके नगर निकायों से संबंधित है। तो आपने जो 4 नई अनुसूचियां जुड़ी हैं उनको भी ध्यान रखना है। 9वीं भूमि सुधार कानून से, 10वीं दल बदल कानून से, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर निगम या नगर निकाय, ठीक है। तो ये आपकी 12 अनुसूचियां हैं। किस अनुसूची में क्या है आपसे पूछा जाता है। भाषा किस में है, वेतन किस में है, शक्तियों का विभाजन किस में है, दल बदल कानून किस में है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब एक बेसिक आइडिया संविधान के भाग और आर्टिकल्स के बारे में यहां पर देखते हैं। एक तरफ हमने संविधान के भाग लिखे हैं। हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो किस भाग में क्या बात कही गई है और उस भाग में वो बात किन आर्टिकल्स में कही गई है, किन अनुच्छेद में कही गई है, उसको देखते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, हमारे संविधान में टोटल भाग की संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। जो पहला भाग है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों के नाम इसमें दिए गए हैं, अनुसूचियों में भी है और इस भाग के अंदर है। आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक ये आपके किससे संबंधित हैं? भाग 1 में है। बेसिकली आर्टिकल 1 में बताया गया है कि राज्यों का संघ होगा भारत। आर्टिकल 2 में और 3 में नए राज्य या जो जीते गए राज्य हैं उनको कैसे भारत में मिलाया जाए उसके बारे में बताया गया है। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। इसके बाद है भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स पूछेगा तो 5 से 11 आर्टिकल्स। अगर पूछेगा नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है तो भाग 2 है। और आर्टिकल पूछेगा तो 5 से लेकर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ऐसे ही आर्टिकल 11, ये सब आपके किससे संबंधित हैं? नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। फिर है भाग 3, सबसे इंपॉर्टेंट है। यह आपके मूल अधिकारों से यानी मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और मौलिक अधिकार किस आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख है। सवाल आता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे भाग 3 में। किस आर्टिकल में है? तो 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। फिर है भाग 4, इसमें डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसमें है? भाग 4 में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी आते हैं, ठीक है।
सवाल आएगा डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 4। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3। ठीक है, एक पार्ट जोड़ा गया बाद में 1976 में से जोड़ा गया था भाग 4 क, यानी जो हमारा 4 है उसमें एक उपखंड जोड़ा गया, इसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और इससे संबंधित एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। ठीक है, तो मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल कर्तव्य भाग 4A में है, इसको 4A करना। ठीक है, 51A आर्टिकल मूल कर्तव्यों से जुड़ा है। इसके बाद आता है भाग 6, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं हम केवल उनको देखेंगे। भाग 6 में राज्य सरकार की बात करी गई है। जो भाग 5 है वैसे उसमें केंद्र सरकार या संघ की बात करी गई है, देश के बारे में बात की गई है, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, वो भाग 5 में है। ठीक है, 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। और फिर भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई है 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, अगला भाग है भाग 8। संविधान का जो भाग 8 है ये केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत 239 से 242 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े आर्टिकल्स और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में है, वो क्वेश्चन बन जाता है। फिर है पंचायती राज। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O तक जो आपके हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, 9 का ही एक उपखंड है 9A, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243P से लेकर के 243ZG तक ये नगर पालिकाओं से जुड़े हुए हैं। और आर्टिकल और भाग 9 का ही एक और उपखंड है 9B, इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है 243ZH से लेकर 243ZT तक। तो इसको आपने ध्यान रखना है। भाग 9 में क्या है, तो आप कहेंगे पंचायतों से संबंधित है। आपको पूछेगा भाग 9A यानी भाग 9 क में क्या है, तो आप कहेंगे नगर पालिकाएं, और पूछेगा भाग 9B यानी 9B में क्या है या ख में क्या है, तो आप कहेंगे सहकारी समितियां। ठीक है, फिर है भाग 11। राज्य और केंद्र के बीच में संबंध कैसे होंगे वो बताया गया है 245 से 263 के बीच में, जो भाग 11 में है। ठीक है, फिर है अगला इंपॉर्टेंट भाग 15। इसमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है 324 से 329A के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन आता है चुनाव आयोग से संबंधित भाग कौन सा है, आर्टिकल्स कौन से हैं, तो आपने ध्यान रखना है भाग 15 है और आर्टिकल 324 से 329 से। इसी प्रकार भाग 17 है, इसमें संघ की भाषाएं क्या होंगी उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, 343 से 351 तक किससे जुड़े हुए हैं, भाषा संबंधी प्रावधान। फिर आता है भाग 18। भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल्स आते हैं और ये आपके आपात उपबंध से जुड़े हुए हैं, इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद एक भाग और याद कर लीजिए, भाग 20। भाग 20 में केवल एक ही आर्टिकल आता है 368 और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये संविधान की संशोधन से जुड़ा हुआ है। संवैधानिक संशोधन का उल्लेख किस भाग में है, भाग 20 में है। ठीक है, कहां से लिया था इसको कमेंट करके आपने बताना है। ऊपर वीडियो में देखा था संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया है। इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है जो भाग 20 में आता है। और एक ऐसा अनुच्छेद जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, अब इसे हटा दिया गया है, आर्टिकल 370। ये किसका पार्ट है, ये भाग 21 का पार्ट था, अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारतीय संघ और उसके राज्यों के बारे में किस में उल्लेख था, भाग 1 में उल्लेख था। लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में बात करी थी। सवाल आएगा भारतीय संघ से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग 1 है। संबंधित आर्टिकल्स कौन से हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, अब इन आर्टिकल्स में क्या क्या बात कही गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जो इंडिया होगा शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। किसमें यह बात कही गई है, आर्टिकल 1 में कही गई है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये नए राज्य के बनने से संबंधित हैं। अब नया राज्य दो तरीके से बन सकता है, या तो भारत किसी दूसरे देश की कोई भूमि अपने कब्जे में कर ले और उसको अपना राज्य बना दे, या फिर जो राज्य हमारे देश में पहले से हैं उन्हीं की सीमा में परिवर्तन करके एक नया राज्य बना दे। तो उसके लिए हमारे पास 2 आर्टिकल हैं। नए राज्यों का
प्रवेश अगर हम किसी दूसरे देश में से या किसी नए राज्य को भारत में मिलाते हैं तो वो बनेगा आर्टिकल 2 के तहत। ऐसे हमने सिक्किम को मिलाया था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आर्टिकल 2 के तहत उसे भारत का हिस्सा बनाया गया और भारत का राज्य बनाया गया। फिर है आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण। अगर हम किसी बड़े राज्य से उसको सीमाओं में परिवर्तित करके, उसकी सीमाओं में चेंजेस करके नए राज्य बनाते हैं तो वो काम होगा आर्टिकल 3 के तहत। जैसे यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, इसी प्रकार ये सब जो काम होते हैं कि देश के अंदर ही जो राज्य हैं उन्हीं में परिवर्तित करके नए राज्य बनाना, वो आर्टिकल 3 के तहत। तो भारत से किसी राज्य को लाना वो आर्टिकल 2 में है और अंदर ही नए राज्य को बना लेना वो आर्टिकल 3 में है। ठीक है। भारतीय संघ में कितने राज्य शामिल हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। सवाल आता है भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कहेंगे 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। राज्य के क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। जाहिर सी बात है, भारत में कानून बनाने की जो सबसे ऊंची संस्था है वो संसद है। तो किसी भी राज्य के क्षेत्र में, किसी भी राज्य की सीमा में या किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार भी किसको है? संसद को है। तो ये आपका संघ और उसका क्षेत्र है, किस भाग में है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल में क्या बात है, संघ में कितने राज्य हैं और इसमें परिवर्तित करने की शक्ति भी किसको है, वो भी हमने यहां पर देखा। अब बात करेंगे हमारे आज के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नागरिकता। नागरिकता को लेकर भी सवाल आता है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में इसका उल्लेख है। किस आर्टिकल में है? तो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होती है। अमेरिका में जैसा होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि अगर आप अमेरिका के किसी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य की अलग नागरिकता होगी और पूरे देश की अलग नागरिकता होगी। जैसे ही आप उस राज्य से अमेरिका में दूसरे राज्य में जाएंगे तो उस राज्य की फिर आपको अलग से नागरिकता लेनी होगी। तो वहां पर राज्य की नागरिकता अलग है और देश की अलग है। लेकिन भारत में कैसा है? भारत में पूरे देश में एक ही नागरिकता होती है। आपको यूपी की नागरिकता अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, उत्तराखंड की नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं, बस उतना ही यहां पर होता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अब भारत में नागरिकता से संबंधित जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं? सबसे पहला, नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है वो कौन सा अधिनियम है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम। यह आया था, लागू हुआ था 1955 में। इस अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीकों से भारत की नागरिकता आप खो सकते हैं। पहले पाने वाला देख लेते हैं। जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र सम्मिलित होने पर। इन 5 तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। या तो आप जन्म से भारत के नागरिक हो, यानी आपका जन्म भारत में हुआ हो, या वंशानुगत हो, यानी आपके माता पिता में से कोई भारतीय रहा हो, पंजीकरण यानी आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं, देशीयकरण के द्वारा यानी कि एक निश्चित समय अवधि सरकार डिसाइड करती है कि इतने साल तक अगर आप भारत में रह गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, उसके माध्यम से, या क्षेत्र के सम्मिलित होने पर। जैसे भारत अगर किसी दूसरे क्षेत्र को कब्जा कर लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है, तो वहां के नागरिक ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है नागरिकता का परित्याग, यानी आपने खुद से ही नागरिकता छोड़ दी भारत की। ठीक है। तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी। आप किसी ऐसे कर्तव्यों में पाए गए जो देश विरोधी थे तो आपकी देश की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और तीसरा है वंचित किए जाने पर, यानी आपसे आपकी नागरिकता ही छीन ली जाएगी। तो पाने के तरीके हैं 5 और खोने के तरीके हैं 3। नागरिकता को लेकर के ये वाले दोनों में आपके बहुत सवाल आते हैं कि किन किन तरीकों से पाई जा सकती है और किन किन तरीकों से खोई जा सकती है, कौन सा अधिनियम है, किस आर्टिकल में ये बात है, कौन से भाग में है और किस प्रकार की नागरिकता है भारत की, उसको हमने देखा। अब हम यहां पर बात करेंगे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को डिटेल में समझेंगे। हमारे संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे संविधान में टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है। इनकी संख्या पूछी जाती है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? अब 6 हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में है।
भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो आप कहेंगे भाग 3, क्योंकि इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। जो ये भाग 3 है, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो हैं उनमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, तो भाग 3 है। इस भाग के अंदर आर्टिकल 12, 13 ऐसे 35 तक आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स में किसके बारे में बात है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जैसे मैंने आपको कहा। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। किस भाग में है? किस आर्टिकल में है? कहां से लिए हैं? सब हमने देखा। जो संपत्ति का अधिकार है, यह पहले एक मौलिक अधिकार था, यही हमारा 7वां अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ 1978 में और यह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। अब यह क्या? अब यह एक केवल कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था, अब वो एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा वाला हटाया है? अब आपको यह याद रहेगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो हमारे और दूसरे इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जैसे हमने कहा कि 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको लेकर सवाल आता है। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, इंग्लिश में भी हमने लिखा है ताकि आपको दोनों में हेल्प हो सके। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किस बारे में उल्लेख है? समानता का मौलिक अधिकार। जो दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा, वो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 से 24 तक। यानी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 किससे जुड़े हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 किससे जुड़े हुए हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 इसमें जुड़े हुए हैं। और फिर है 6ठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो रिट होती हैं वो जारी की जाती है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस आर्टिकल में है, पूछ लेता है। जैसे कहेगा आपसे शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 23-24 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 से 22 तक। समानता का अधिकार किस में है? 14 से 18 तक। ठीक है, अब इन आर्टिकल्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या बात है? किस प्रकार की समानता? सारे आर्टिकल समानता से जुड़े हैं, लेकिन अलग अलग समानता। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी सबके लिए कानून बराबर होगा और सब कानून के सामने बराबर होंगे। यह बात किस में कही गई है? आर्टिकल 14 में कही गई है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 15। इसमें किस प्रकार की समानता है? इसमें यह कहा गया है कि धर्म के नाम पर, मूल के नाम पर, वंश के नाम पर, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पर आप लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते। सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो यहां पर इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह बात कही गई है। किसमें? आर्टिकल 15 में। फिर है आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, समता या समानता। ठीक है, तो लोक नियोजन यानी नौकरियों के मामले में, अवसर के मामले में सबको समान अवसर दिया जाएगा, सब बराबर होंगे। हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, जो आरक्षण यहां पर दिया जाता है, लेकिन सभी के लिए बराबर अवसर होंगे। ये बात किसमें है? आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 17। क्वेश्चन आता है संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? आर्टिकल 17। ठीक है,
आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करते थे, ये जो बड़े बड़े लोग होते थे वे धारण करते थे, लेकिन आर्टिकल 18 है हमारे संविधान में जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही आपको कोई उपाधि दी जा सकती है, बाकी सारी उपाधियों का अंत है। ठीक है, जो पद्म भूषण, भारत रत्न इस प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं इसी के तहत दी जाती हैं। उनके अलावा जितनी उपाधियां हैं सारी खत्म कर दी गई हैं। तो यह है आपका पहला मौलिक अधिकार जिसमें समानता का अधिकार है 14 से 18। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभेद किसमें प्रतिबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 15। सबके लिए समान अवसर किसमें है? आर्टिकल 16। सब कानून के सामने बराबर हैं किसमें कहा गया है? आर्टिकल 14। छुआछूत का अंत किसमें किया गया है? आर्टिकल 17। ऐसे सवाल बनता है। ठीक है, जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक आपके आते हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन बन जाता है किस आर्टिकल में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है? आर्टिकल 19, 19A, 19B, 19C, इस तरीके से, जिसमें आपको देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी आयोजन करने की स्वतंत्रता है, वो सब किसमें है? आर्टिकल 19 में है। ठीक है, इसी प्रकार जो आर्टिकल 20 ये भी स्वतंत्रता का अधिकार उसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई अगर अपराधी है उससे जुड़े हुए कुछ अधिकार हैं वो यहां पर बताए गए हैं। जैसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपराध एक बार किया और आपको अलग अलग कोर्ट या अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सजा दी जाए। एक अपराध एक सजा। ठीक है, दूसरा, अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपराध हो जाए उसके बाद सरकार कोई बड़ा कानून बना दे और फिर उस कानून के तहत उसको सजा दे। जब अपराध हुआ उस समय जो कानून थे उसी के तहत सजा का प्रावधान है। यह भी आर्टिकल 20 में कहा गया है। इसके बाद है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी अपराधी को। उसके ऊपर यह दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो खुद अपने बारे में गवाही दे। ठीक है, तो किस आर्टिकल में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है? अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 20। ठीक है, फिर है आर्टिकल 21। यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। यह भी मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जो हम कहते हैं कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में है। इस वाले आर्टिकल को ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है इसके तहत। ठीक है, 21A ये बाद में संविधान में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी उन बच्चों का यह मौलिक अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों का कि उनको फ्री में शिक्षा दी जाए। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 21A में कहा गया है। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको जीने का अधिकार है। और 21A में क्या कहा गया है? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल 23-24 में है। इससे पहले स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित कुछ अधिकार हैं कि आपको ऐसे ही बंदी नहीं बना दिया जाएगा। कुछ अधिकार हैं आपके, जैसे हिरासत में अगर लिया जाता है किसी को तो आपको पूछने का अधिकार है कि किस वजह से लिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के सामने पेश करना होगा और पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि वो पूछे कि उसे क्यों लिया जा रहा है। उसको 24 घंटे के सामने किसी जज के सामने पेश किया जाए और उसे उसके पसंद के वकील से भी मिलने दिया जाए। यह भी कहा गया है किसमें? आर्टिकल 22 में। ठीक है, तो ये हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां पर इसे करेक्ट करना यह होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमने ऊपर देखा। इसमें आपके 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी मानवों का जो व्यापार होता है, मानवों को जो बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, जो लोगों को बेच दिया जाता है उस पर प्रतिबंध और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, यानी जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, बंधुआ मजदूर आपको नहीं बनाया जाएगा। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध,
जैसा आपने देखा होगा कई सारी फैक्ट्रियों में लगा रहता है कि 14 साल से कम के बच्चों का यहां पर काम करना मना है। तो 14 साल से कम के बच्चों को आप उनसे काम नहीं करवा सकते। ये बात किसमें कही गई है? 24 में कही गई है आर्टिकल में, यानी कि जो बाल मजदूरी है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 23 में मानव व्यापार से जुड़ा है और जबरदस्ती काम करवाने से जुड़ा है, और 24 में बाल मजदूरी से जुड़ा है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते कारखानों में। ठीक है, तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का पालन करें, इसका आपको अधिकार है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 25 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी अगर आप कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको आजादी है, आप आयोजित कर सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधाय से स्वतंत्रता, यानी जो टैक्स लगते हैं धार्मिक मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उनमें भी आपको छूट मिलेगी। ये बात कही गई है 27 में। और आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। पहली चीज तो ये कही गई है कि किसी भी स्कूल में, ये जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी विशेष धर्म को लेकर नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में ऐसा आयोजन भी होता है बाय चांस, तो आपको यह अधिकार है कि आप उसमें चाहे तो उपस्थित हो या तो ना हो। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आपको आना ही आना है यहां पर। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यह हमारे किसमें है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेसिकली आर्टिकल 32 में है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो रिटें होती हैं, याचिकाएं, रिट याचिकाएं, उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इन रिट को जारी करता है। ये किस में है? आर्टिकल 32 में है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। किस वाले को? जो हमारा आर्टिकल 32 है। ठीक है, यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की शक्तियां प्रदान करता है। यानी आपका, जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर आपका होता है, जैसे मान लीजिए आपको बिना बताए गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार है पूछने का, लेकिन नहीं बताया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें यहां पे जारी करता है, जो आपको ध्यान रखना है। उसके माध्यम से वो जो अधिकारी हैं उनको आदेश देते हैं कि आप इनको हमारे सामने प्रस्तुत करें, या अधिकारियों को वहां पर निर्देश देते हैं आप मौलिक अधिकारों का इनका पालन करें। ठीक है, अगला है हमारा जो टॉपिक, वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी को लेकर के भी सवाल बन जाता है। डीपीएसपी का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डीपीएसपी को हमने किस देश के संविधान से लिया था? तो डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी में बेसिकली उन बातों को लिखा गया है कि जो उम्मीद की जाती है कि जो राज्य सरकारें हैं हमारी, केंद्र सरकार है हमारी, उनको लागू करेगी। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य बनाना। डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, मौलिक अधिकार में भी हमारी कुछ जरूरतें हैं, उनके बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति को क्या क्या मिलना चाहिए। डीपीएसपी में भी वही बताया गया है कि जैसे हमारे जो समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44 इसी में आती है, 36 से 51 तक है। पंचायतें बनाना वो भी इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 40 में। वन्य जीवों की सुरक्षा करना आर्टिकल 48 इसी में आता है। लेकिन अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे आर्टिकल 44 है, ये कहता है समान नागरिक संहिता, यूसीसी की बात करता है, लेकिन कई सारे राज्यों में लागू नहीं है, केवल उत्तराखंड में लागू है जहां पर अभी हुआ है, और गोवा में लागू है, बाकी राज्यों में नहीं है। लेकिन वो कोर्ट नहीं जा सकती वहां की जनता। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को करवाया जा सकता है लेकिन डीपीएसपी को नहीं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। ठीक है, और डीपीएसपी के बारे में केटी शाह एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा।
बेसिकली इसमें जो जो बातें कही गई हैं कि आपको ऐसा ऐसा देना है, इसमें कहा गया है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन आप देने की व्यवस्था करेंगे, सभी को अच्छी हवा यहां पर मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, आप उसका प्रबंध करेंगे, सभी के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेंगे। ये सारी बातें डीपीएसपी में कही गई हैं, लेकिन राज्य उनको अपने अकॉर्डिंग करेगा। राज्य जो जो दे सकता है उसकी वो देने की कोशिश करेगा। जबरदस्ती आप किसी भी राज्य से वो लागू नहीं करवा सकते। इसीलिए कहा गया कि एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा के अनुसार देगा। ठीक है, तो राज्य पर डिपेंड करता है वो देना चाहे या ना देना चाहे। ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल की बात करें तो इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वैसे 36 से लेकर 51 तक आते हैं, लेकिन फिलहाल दो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 39A, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। यह डीपीएसपी का पार्ट है। सरकार का उद्देश्य है इसे लागू करना, लेकिन जब सरकार को लगे उसके पास संसाधन है, वह इसे अब लागू कर सकता है तो वो कर देगा। ठीक है, और एक है आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन और स्वायत्त शासन की शक्तियां प्रदान करना, यानी ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ा है। तो कई सारे राज्यों में ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं, वो इसी के तहत हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी। इसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में है, आर्टिकल 51 क में है। हमने ऊपर देखा था, लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, रूस को पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, 42वें संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, इनको 1976 में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो समिति थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति ने सिफारिश करी थी मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। शुरुआत में 10 थे जब 1976 में जोड़े गए। इसके बाद 86वां संशोधन हुआ सन 2002 में और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा राज्य देने का प्रयास करेगा। 21A में यह कहा गया कि बच्चों का अधिकार है उनको मिले, और 11वें मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया तो यह कहा गया कि राज्य को यह प्रयास करना है कि उनको मिले। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है, यानी उनका अधिकार है वो पाना और राज्य की जिम्मेदारी है देना। यह बात यहां पर कही गई। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट को ही हिंदी में संसद कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने पार्ट, कितने अंग हैं? अगर आपसे यह सवाल आ जाएगा तो भारतीय संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा और एक है हमारी राज्यसभा। यानी अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आपने सिर्फ इन दोनों सदनों का नाम नहीं बताना है। भारतीय संसद में ये दोनों और साथ में राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, जो लोकसभा है इससे जुड़ा आर्टिकल 81 है और जो राज्यसभा है इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 80 है। तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। ठीक है, अब हम इनके बारे में और ज्यादा डिटेल से बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, यह आपसे पिछले वर्ष पूछा गया था आर्मी के एग्जाम में कि राज्य सरकार में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, राज्य सरकार में एमएलए, इसका जो पूर्ण रूप होता है विधानसभा का सदस्य, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को लिखा जाता है एमएलए। बेसिकली जो हमारी संसद है, संसद को इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, और जो हमारी विधानसभाएं हैं जो राज्यों में होती हैं उनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो संसद का, पार्लियामेंट का सदस्य है उसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर एम जुड़ जाता है यानी एमपी, तो सांसद को कहते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो हमारे विधानसभाओं के सदस्य होते हैं यानी जो विधायक होते हैं वो क्या होंगे? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और तब इनको कहते हैं एमएलए। तो सांसद को कहा जाता है एमपी और विधायक को कहा जाता है एमएलए। ठीक है, जैसे आपसे दूसरा सवाल भी बना था कि एमपी का पूरा नाम क्या है, तो एमपी का पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है?
देखिए, भारत के अंदर या ज्यादातर जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहां पर पूरा जो लोकतंत्र है उसके 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं उसमें एक होती है हमारी कार्यपालिका, एक होती है हमारी विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका में आपका जो पूरा मंत्रिमंडल है, पूरी जो सरकार है वो शामिल होती है। भारत के अंदर कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर सवाल होगा वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तब आप प्रधानमंत्री पर टिक करेंगे। लेकिन भारत सरकार जितने भी काम करती है, विदेशों में भारत सरकार जितने भी समझौते करती है, वो सब किसके नाम से किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के नाम से। तो भारत की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये तीनों सवाल आपसे पूछे गए थे और बिल्कुल इसी प्रकार के नोट्स आपको इस सीरीज में मिलेंगे, जिससे आपका जो आर्मी के एग्जाम का जो सिलेबस है आप उसे आसानी से कवर कर पाएं, चीजों को समझ पाएं, रटने की जरूरत आपको ना पड़े। अब भारत की संसद, जैसा हमने ऊपर देखा, भारत की संसद में कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। आप इसको एक शब्द सरल से याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लोकसभा किसमें और राज्यसभा किसमें है। सरल से आप इसको याद करें और 3 आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, 79, 80 और 81। स से आपका 79 को जोड़ दीजिए, यानी स से क्या है? संसद है। र से 80 में क्या है? राज्यसभा। और ल से 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि संसद का उल्लेख किसमें है, 80 में किसका उल्लेख है और 81 में किसका है। सरल को आपने याद करना है, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। एक अंग है राष्ट्रपति, एक अंग है राज्यसभा और एक अंग है लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में एक और चीज ध्यान रखना, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, अब हम जो हमारी संसद का एक पार्ट है राष्ट्रपति, संसद क्या करती है? संसद कानून बनाती है और कोई भी कानून जब इन दोनों हाउसेस से पास होगा और जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे तब जाकर के वो कानून बनता है। इसीलिए हमारी जो ये अंग है तीनों के तीनों संसद के अंग हैं। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? तो जो उस समय राष्ट्रपति है उसको माना जाता है। क्वेश्चन आएगा, बताइए इनमें से भारत का पहला नागरिक माना जाएगा? आपको विकल्प देगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को। तो आपने किस पर टिक करना है? राष्ट्रपति। यह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सदृढ़ता का परिचायक होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है हमारा वो देश का प्रमुख होता है। पूरे देश की एकता, पूरे देश की अखंडता उसी से प्रदर्शित होती है। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन है भारत का? वो भी राष्ट्रपति है। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है लेकिन ब्रिटेन में राजा भी होता है, तो वहां का जो संवैधानिक प्रमुख है राजा, ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो वहां का राजा है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में सबसे ऊंचा पद क्या है? भारत में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति है। ये संवैधानिक प्रमुख भी होता है। अगर यहां पर भी आ जाए कि भारत का वास्तविक प्रमुख, तब आप प्रधानमंत्री को कहेंगे। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित हैं। जैसे मैंने कहा कि वास्तविक प्रमुख कौन है? वो प्रधानमंत्री है। लेकिन संविधान ने क्या किया है? संविधान में राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन संविधान में यह बात भी लिखी गई है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे और जो मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, इनकी सिफारिशों पे करेगा, इनकी सलाहों पर करेगा। ठीक है, तो कहने के लिए अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक तौर पर कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है भारत की? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ठीक है,
जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत में सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो सुप्रीम कमांडर जो इंडियन आर्मी के होते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यताएं हैं? तो योग्यता क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 3 इंपॉर्टेंट योग्यता है। पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, यानी लोकसभा में निर्वाचित होने लायक हो, 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। अगर ये खूबियां हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। तो 3 योग्यताएं जो आपने ध्यान रखना है। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को शपथ भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश, जिसे कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाते हैं यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। ठीक है। एक और नोट यहां पर करना, कितने बार उसको चुना जा सकता है, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भारत में इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर आपके पास समर्थन है। ठीक है। कितने साल के लिए बनते हैं? एक बार में 5 साल। ठीक है। राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। एक चीज यहां पर क्लियर करना, शपथ किसने दिलाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, लेकिन वो अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। एग्जाम में गलती से या जल्दबाजी में ये गलती मत करना कि शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को तो आपने उपराष्ट्रपति कर दिया, वो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिलाते हैं और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको यहां पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, सबसे पहला है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति होगा ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 52। ठीक है। फिर है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है। तो 52 में राष्ट्रपति होगा ये बात कही गई है। 54 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसका निर्वाचन किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, यानी ऐसे लोगों का समूह जो राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, हमारे द्वारा, जनता के द्वारा जो लोग चुने गए होते हैं वो लोग जाकर के राष्ट्रपति चुनते हैं। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के सदस्य होते हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो चुन कर गए हैं। विधानसभाओं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं सारे राज्यों की, उनके निर्वाचित सदस्य, ये सारे मिलकर के, यानी सांसद और विधायक मिलकर के राष्ट्रपति चुनते हैं। हम सांसद और विधायकों को चुनते हैं और वो आगे जाके राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति को, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसके पास एक स्पेशल पावर होती है। आर्टिकल 72 में ये पावर है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। किसी भी अपराधी को अगर कोई सजा मिली है और अगर वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना करता है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसकी सजा को माफ कर सकता है। ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, किसके तहत ये उनको पावर मिली है? आर्टिकल 72। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? अब यहां से सवाल बन जाता है। राष्ट्रपति कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और उसके मंत्रियों को नियुक्त करना। यह काम कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए, प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है, जो दूसरे हमारे मंत्री होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? तो आपने जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नहीं करना है, प्रधानमंत्री को भी और बाकी के मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। बाकी के मंत्रियों को वो प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त करता है, वो चीज अलग है, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है।
भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का जो सबसे बड़ा वकील होता है एक तरीके से, उसको भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे हम सीएजी कहते हैं, इसको भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजेस को भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, सबको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चाहे वो मुख्य वाला हो या दूसरे वाले हों, उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यों में राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक जो बनाने हों, इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को, वित्त आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होता है, उसके अध्यक्ष को, उसके सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। एससी, एसटी, ओबीसी आयोग जो होते हैं, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा जाति के लिए जो आयोग बनाए गए हैं, उसके अध्यक्ष, उसके सदस्यों, उन सबको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतरराज्य परिषदें जो हमारी होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का जो समूह है, उसको भी कौन बनाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा, अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा इसके पास और क्या क्या पावर्स हैं? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? अगर किसी भी विधेयक को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के दोनों सदनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इस अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सेशन तो बुला दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करेगा। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह बात हमने ऊपर कवर करी कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, अन्य जजेस को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह यानी कि कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में यह बात कही गई है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा वो उसको माने। केवल सलाह है, मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत वो सलाह ले सकता है? 143। ठीक है, यह राष्ट्रपति की एक इंपॉर्टेंट न्यायिक शक्ति। इसके अलावा इमरजेंसी को लेकर के सवाल आते हैं, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ इमरजेंसी की पावर्स होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जिसके माध्यम से वो देश में आपातकाल लगा सकता है। इन शक्तियों का इस्तेमाल वो कितनी परिस्थितियों में कर सकता है? 3 प्रकार की परिस्थितियां। पहली परिस्थिति है कि अगर भारत किसी देश के साथ लड़ाई में है, या भारत पर किसी देश ने हमला कर दिया, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो आप क्या लगाएंगे? राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे 352 के तहत। नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो किस आर्टिकल के तहत लगेगी? 352। ये कब कब लगती है? अगर भारत किसी देश के साथ लड़ाई में है, अगर भारत पर कोई देश हमला कर देता है, या फिर अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा, मान लीजिए किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाती है वहां की, और नई सरकार नहीं बन पा रही है, तो उस राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन, और वह राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। वो भी आपातकाल शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, राज्य आपातकाल इसको कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 और प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन 356। तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल है, ये 360 के तहत लगता है। नाम से ही पता रहा है, अगर भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 360 के तहत। ठीक है,
अभी तक भारत में 352 वाला जो आर्टिकल है ये 3 बार लगा है, और 356 वाला जो आर्टिकल है राष्ट्रपति शासन, ये तो बहुत सारे राज्यों में बहुत बार लग चुका है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 लगता है, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो सारे उस समय के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है, केवल 2 मौलिक अधिकारों को छोड़ करके, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21, ठीक है, ये खत्म नहीं होते। अब तक कितने आपातकाल लगे हैं, कब कब लगे हैं, उनको देखिए। जो राष्ट्रपति शासन है वो तो बहुत बार लगता है, आपको जानते हैं। किसी भी राज्य में, उत्तराखंड में खुद यहां पर 2016 में वहां आपातकाल लगा था, राज्यों में वो लगता रहता है। जो नेशनल आपातकाल है, राष्ट्रीय इमरजेंसी, वो कितनी बार लगी है? 352 वाली, वो अभी तक 3 बार लगी है। पहली बार लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके द्वारा लगाई गई। उस समय कारण क्या था? तो भारत चीन का युद्ध 62 में चल रहा था, उसके तहत देश में पहली बार आर्टिकल 352 लागू हुआ। दूसरी इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को लगी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। और तीसरी और सबसे ज्यादा विवादित जो इमरजेंसी थी वो लगी 26 जून 1975 को। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आंतरिक अशांति यहां पर कारण बताया गया। जो पहले की 2 इमरजेंसियां हैं, ये लड़ाई की वजह से लगी थी, तो इन पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सवाल जो आता है वो इस इमरजेंसी पे आता है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, जब 71 में लगी तब भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जब 62 में लगी तब नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो ये अब तक लगे भारत में नेशनल इमरजेंसी हैं। कब कब लगी हैं, किस किस वजह से लगी हैं, और किस किस ने लगाई है, क्योंकि लगाता कौन है? राष्ट्रपति। तो ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अब कुछ बेसिक आइडिया यहां पर जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर के 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पहले और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति भी कौन हैं अभी तक? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले और अब तक के एकमात्र व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से लेकर 67 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। तीसरे राष्ट्रपति जो थे भारत के, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो 1967 से 1969 के दौरान देश के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, जो 2022 से भारत की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। ठीक है, लोकसभा के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं। वहां के सभापति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जो लोकसभा है इसे संसद का निम्न सदन कहते हैं, यानी कि लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कौन है? वो लोकसभा है। जबकि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है वर्तमान में? लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 हैं, जबकि राज्यसभा में वर्तमान में मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? 250। देखिए, लोकसभा में पहले टोटल 552 सीटें होती थी। 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए होती थी, लेकिन अब उनको खत्म कर दिया गया है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है वर्तमान में? 550। जबकि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250। ठीक है, वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? मैक्सिमम तो 550 है। वर्तमान में जो चुने जाते हैं लोग वो 543 सीटों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 550 तक चुन सकते हैं, लेकिन होते कितने हैं अभी? 543। इतनी ही सीटों पर चुनाव भी होते हैं।
ऐसे ही राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं सदस्य? 245। जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो 245 सीटों पर होते हैं। 5 सीटें और हो सकती हैं, लेकिन वो अभी खाली रखी गई है। ठीक है, तो यहां पर वर्तमान में 543 सीटें हैं, 7 सीटें खाली है, यहां पर 5 सीटें खाली है। जो लोकसभा होती है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा वैसे लगातार चलती रहती है। जो लोकसभा है आपकी 5 साल के बाद लोकसभा खत्म कर दी जाती है, नए सदस्यों का चयन होता है। राज्यसभा खत्म नहीं होती, लगातार चलती जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यानी सभापति कौन थे? जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करी। वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, किस एज में आप बन सकते हैं, कार्यकाल क्या है, किसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए उनको देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को करते हैं? पेपर में आता है। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये जो 12 सदस्य होते हैं ये अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, जैसे खेल के क्षेत्र से, सिनेमा के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? हमारी संसद में अगर कोई विवाद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, किसी बिल को लेकर के, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास ये 2 सदन हैं। अब इन दोनों की संयुक्त बैठक बुला दी गई, यानी दोनों सदन साथ में बैठक करेंगे, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, दोनों के सदस्य अब एक साथ बैठेंगे। अब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा वाला या लोकसभा वाला अध्यक्ष करेगा या सभापति करेगा? तो ध्यान रखना, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी दोनों की, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये संसद का सदस्य नहीं होते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य ही नहीं है, भले ही वो राज्यसभा का सभापति है, लेकिन वो बतौर उपराष्ट्रपति भी जाना जाता है, और बतौर उपराष्ट्रपति वो संसद का मेंबर नहीं है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी वो नहीं कर सकता जो संसद का सदस्य नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है, तब कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और अगर मान लीजिए लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेगा? तब राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो करेगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कीमत पर जो सभापति होगा वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, यहां पर 80 सीटें हैं टोटल। भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा वाला सीट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में है, 31 सीटें हैं यहां पर राज्यसभा की। भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? वो भी उत्तर प्रदेश है, 403 सीटें पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कहां कहां पर हैं। ठीक है, अब बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। हमने संविधान सभा की बात करी, हमने मौलिक कर्तव्यों की बात करी, मौलिक अधिकारों की बात करी, राष्ट्रपति की बात करी, संसद को देख लिया। अब राज्यों में कैसी कार्यपालिका होती है उसकी बात करते हैं। राज्यों की कार्यपालिका, संविधान में क्या प्रावधान है इसके लिए? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में किया गया है। ठीक है, यानी 153 से लेकर 167 के जो आर्टिकल्स हैं वो राज्यों की कार्यपालिका से जुड़े हैं। ठीक है,
राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्यों की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और महाधिवक्ता होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में होता है, केंद्र में क्या होता है? केंद्र में राज्यपाल की जगह पर राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री की जगह पर प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद की जगह पर वहां पर भी मंत्रिपरिषद होती है लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, महाधिवक्ता की जगह पर वहां पर महान्यायवादी होता है। ठीक है, अब राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल से जुड़े क्या क्या सवाल बनते हैं? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यों में राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। देखिए, कोई लिखा हुआ नहीं है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन मुख्य तौर पर वो राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। इसे हटाया कैसे जा सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय हटा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या तथ्य हमने देखे? ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है आमतौर पर 5 साल के लिए और कभी भी हटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल से जुड़े और तथ्य जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, पिछले साल आपसे पूछे गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जैसे देश का या भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ठीक है, वास्तविक अध्यक्ष पूछेगा तो वो मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने देखा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये भी हमने देखा, राज्यपाल होता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो यह है आपकी 35 वर्ष। यानी अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र 35 होनी चाहिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ठीक है, यह यूपी की राज्यपाल बनी थी। हमने राज्यपाल को देखा, अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। संवैधानिक प्रमुख यानी संवैधानिक तौर पर तो राज्यपाल प्रमुख है, लेकिन असली जो प्रमुख होता है, मुख्य जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक प्रधान। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है आर्टिकल 164 के तहत। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया क्या है? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की या उसके निर्वाचन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ठीक है, बेसिकली मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है? कौन चुनता है? राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। जो विधानसभा होती है हमारी, उस विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में मंत्री परिषद, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब मंत्री परिषद का क्या होता है? देखिए, शासन तो चल रहा है राज्य के अंदर, उसका एक मुख्यमंत्री भी है और उसकी मंत्री परिषद भी है। एक पेपर में सवाल आया था आपसे कि अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या मंत्री परिषद अपने कार्य कर सकती है नए मुख्यमंत्री के आने तक? वो हो जाएगा गलत। जैसे ही मुख्यमंत्री अपने पद से हटता है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो त्याग पत्र दे दे, जैसे ही हटा, जो उसकी मंत्री परिषद होती है वो भी खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय भी जो मंत्री परिषद होती है वो भंग हो जाती है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका, मुख्यमंत्री से आपके यही सवाल आते हैं बेसिकली, कौन नियुक्त करता है, कितने साल के लिए होता है, किस दल का नेता होता है? तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता। अब बात करेंगे भारत में न्यायपालिका के बारे में। भारत में न्यायपालिका की संरचना
3 स्तरों पर आधारित है, जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है, नंबर 2 पर उच्च न्यायालय है और फिर आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पर बनी है? 3 स्तर पर बनी है। ठीक है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हमारे हाई कोर्ट और फिर आते हैं हमारे जिला और सत्र न्यायालय। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किसमें है संविधान में? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में किए गए हैं। जो हमारे 22 भाग हैं संविधान के, उनमें से एक भाग है भाग 5। इस भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हैं। किससे रिलेटेड हैं ये? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। दिल्ली में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। ठीक है, इनका नाम बहुत बार आता है। ये सुप्रीम कोर्ट के यानी हमारे देश के जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो यही थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम है संजीव खन्ना। ठीक है, संजय नहीं, संजीव खन्ना करना। वर्तमान में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? संजीव खन्ना। ठीक है, मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, वर्तमान में ये 34 है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या कितनी होती है? तो जब संविधान था हमारा बना, जब लागू हुआ, उस समय टोटल जजेस की संख्या 8 थी। आज इसे 34 कर दिया गया है। एक पेपर में सवाल आया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाने का काम, कम करने का काम कौन करेगा? संसद करती है। ठीक है, यह है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस होते हैं उनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सलाह पर। ठीक है, उनसे सलाह लेता है। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो दूसरे न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट के, उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान में कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 55 साल का है और एक व्यक्ति है जो 50 साल का है। दोनों सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब दोनों के दोनों 65 वर्ष के जब होंगे तब तक अपने पद पर रहेंगे, यानी यह व्यक्ति 10 साल के लिए और यह व्यक्ति 15 साल के लिए रहेगा। तो कार्यकाल फिक्स नहीं है, बस उम्र है कि अधिकतम 65 वर्ष है। जैसे ही आपकी उम्र 65 हुई आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई जज रिटायर होता है वो दोबारा वकालत नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, यह है सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। भारत में हाई कोर्ट्स किस आर्टिकल में बताए गए हैं? तो आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्यों में हाई कोर्ट होंगे, इनका प्रावधान किया गया है किसमें? आर्टिकल 214। एक चीज ध्यान रखना, देश में सुप्रीम कोर्ट होगा यह बात कही गई है आर्टिकल 124 में। राज्यों में हाई कोर्ट होंगे ये बात कही गई है आर्टिकल 214 में। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर भी हाई कोर्ट बनेगा ये कहा गया है 241 में। नंबर एक ही जैसे हैं, बस आगे पीछे इनको करना है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में राज्यों का हाई कोर्ट है और 241 में केंद्र शासित राज्यों का हाई कोर्ट है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जजेस 62 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, इनके जजेस की नियुक्ति और त्यागपत्र का क्या? ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्त इनको राष्ट्रपति करता है, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। इनको भी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को नहीं देते, इस्तीफा ये राष्ट्रपति को ही देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा
ये तो हमने हाईकोर्ट की बात करी। राज्य कार्यपालिका का एक और इंपॉर्टेंट अंग है, वो है महाधिवक्ता, और भारत में केंद्र में जो आता है वो महान्यायवादी आता है। तो अब महान्यायवादी की बात यहां पे करते हैं। अनुच्छेद 76 ये भारत के लिए महान्यायवादी की बात करता है, ठीक है। यानी भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। आर वेंकट रमणी वर्तमान में ये भारत के महान्यायवादी हैं। ये एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे यानी सीएजी होंगे, इनका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 148 में। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। आर्टिकल 280 किससे जुड़ा हुआ है? ये वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट वित्त आयोग बना है वो 16वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। 16वां वित्त आयोग बना है, ये लेटेस्ट वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब किया गया था? तो देश में सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की बात कही गई है? हमने डिटेल क्लास में देखा था। आर्टिकल 368 है, भाग 20 है, जिसमें संशोधन के बारे में बताया गया है। किस देश से हमने संशोधन की प्रक्रिया को लिया है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें संविधान में परिवर्तित करी गई। इसके माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्योंकि बड़े स्तर पर संविधान में परिवर्तन हुए, इसीलिए 42वें संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में। किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? हमारे संविधान का जो उद्देश्य है कि हमारा संविधान बना क्यों है, वह प्रस्तावना में लिखा है। हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। इस प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ था 42वें संशोधन के तहत। इसके माध्यम से हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संशोधन के तहत, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अभी मैंने आपको कहा 42वां संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? जैसा आप जानते हैं, हमारे पास अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 में एक संशोधन किया गया, 44वां संशोधन, और इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया मौलिक अधिकार के रूप में। अब ये एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार, ठीक है। जो गलत चीजें 42वें संशोधन के तहत करी गई थी 1976 में, उनको ठीक किया गया 44वें संशोधन 1978 में। जैसे 42वें के तहत जो लोकसभा थी और राज्यों की जो विधानसभा थी, उन सबका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया। इसके तहत वापस 5 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 44वें के माध्यम से एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया? यह था 44वां संशोधन 1978। देखिए, हमारे संविधान में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। किसमें आपातकाल लगाने का प्रावधान है पूरे देश में? 352। इसमें 3 कंडीशन पर, 3 आधार पर आप आपातकाल लगा सकते हो। पहली कंडीशन है कि भारत के ऊपर कोई देश हमला कर दे। दूसरी कंडीशन है भारत किसी देश के साथ लड़ाई में हो, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरी जो कंडीशन थी वो थी आंतरिक अशांति, यानी देश में अगर
थोड़ी सी अशांति है, उस आधार पे भी आप लगा सकते हैं। इसी तीसरे का, लेकिन किस प्रकार की अशांति उसको स्पष्ट नहीं किया गया था, इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया और उन्होंने आपातकाल लगाया। लेकिन 1978 में क्या किया गया, 1978 में इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये जो तीसरा वाला पार्ट है, ये कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया। ये भी कब हुआ, 44वें संशोधन के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल कानून कहते हैं, यह जोड़ा गया। हमारे मूल संविधान में जो अनुसूची थी, इनकी संख्या 8 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। जो 9वीं अनुसूची थी उसे 1951 में, जो 10वीं अनुसूची थी उसे 1985 में 52वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। किस संशोधन के तहत मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो किस संशोधन के तहत पहले वोट देने का जो अधिकार था वो 21 साल के ऊपर के बच्चों को था, यानी लोगों को था। अगर आपकी उम्र 21 साल है तो ही आप वोट दे पाएंगे, लेकिन आज क्या है, आज आप 18 साल के तो वोट दे देते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ कि अब 21 नहीं 18 को वोटिंग एज माना गया, ये हुआ 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 241A, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, ये जोड़ा गया? हमारे संविधान में 21A जो आर्टिकल है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, ये कहा गया। इसे 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है।